हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता देते हैं कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट विच डोनेट प्रोटॉन और आई कैन से हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एसिड्स की कि ये वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस। इनका टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है टेस्ट। थर्ड है टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को ये किसमें टर्न कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस में। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कैटाइन और एनाइन की अगर मैं बात करूं तो कैटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और एनाइंस जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है, ये उन सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होते हैं। दे रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। ये बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि मेटल का जो सरफेस है उसको बहुत जल्दी कोरोड कर देते हैं, मतलब कोरोजन हो जाता है मेटल सरफेस का। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो व्हाट इज बेस? बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन को, या फिर मैं कह सकती हूँ या फिर जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर। तो वाटर में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस, मतलब जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलाइज। इनका टेस्ट कड़वा होता है। तो प्रॉपर्टीज एक और जो बेस की प्रॉपर्टी ये है कि उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा था। They also neutralize solutions containing H plus ions. तो जिन solutions में H plus ions होते हैं उन solutions को ये neutralize करते हैं। neutralize मतलब उसमें फिर कोई charge नहीं रहता है। They have a slippery soapy feel. Basically अगर आप उन्हें टच करोगे तो उनका उनका जो सरफेस है या फिर अगर मैं कहूँ उनका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्लिपरी होता है। छूने में ये क्या होते हैं, सोपी टाइप, मतलब सोपी फील होता है। लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि ये फैटी मटेरियल को डिसॉल्व करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। सबसे पहले एसिड और बेसिस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उन्हें हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। तो एसिड्स जो है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। The metal combines with the remaining part of the acid and forms a compound called a salt. अब जो मेटल है वो कंबाइन किससे कंबाइन करता है, जो एसिड का बचा हुआ पार्ट है उसके साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, तो जो मेटल का जो रिएक्शन है एक एसिड के साथ वो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी, साथ में सॉल्ट भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जिंक एक मेटल है, एसिड के तौर पे हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो जब जिंक मेटल रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स।
नेक्स्ट है हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की, उसमें है कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं एसिड्स. Acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate to give carbon dioxide. Acids जब react करते हैं metal carbonate और metal hydrogen carbonate के साथ, तो ये क्या रिलीज करते हैं या क्या देते हैं ये प्रोडक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एग्जांपल में है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेसिकली एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल है. तो जब ये एक एसिड के साथ जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहा है, प्लस वाटर बना रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट. तो यहाँ पे सिंपल मेटल कार्बोनेट में इन्होंने दे रखा है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब बेसिकली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के तौर पे मिली है, जब हम उस गैस को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विल गिव यू CaCO3 प्लस H2O. तो लाइम वाटर या सिंपल मैं कह सकती हूँ CaOH2O. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर. और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब अलग अलग फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट के. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Thus the reaction can be summarized as. तो सारे के सारे जो भी मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उसके जो बेसिकली जो मेटल है उसका वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं. तो रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं. मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप ले सकते हो, उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Acids and bases react with each other. Acid और bases आपस में भी react करते हैं. The effect of a base is nullified by an acid and vice versa. तो basically जो base का effect होता है वो nullified हो जाता है, मतलब उसका कोई basically खत्म हो जाता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है. और ऐसे ही अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका भी जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाता है. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH प्लस HCl गिव यू NaCl प्लस H2O. तो जैसे कि बेस आपने यहाँ पे ले रखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो एसिड है वो है HCl. तो जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. तो एक चीज यहाँ पे important ये है कि जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस का और क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. In general, a neutralization reaction can be written as, जनरली आप इस तरह से लिख सकते हो, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नेक्स्ट है हमारे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स. मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स ऑक्साइड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड ले रखा है मैंने कॉपर ऑक्साइड और एसिड के तौर पे लिया है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है. तो जब कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एंड वाटर. तो ऐसे ही इन्होंने जनरली इन्होंने यहाँ पे ऐसे शो कर रखा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस. तो अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ लाइम वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे वो क्या फॉर्म करे, सॉल्ट एंड वाटर. सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो ये बेसिकली जो रिएक्शन है ये बिल्कुल सिमिलर है. किस रिएक्शन के, बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है उसके बिल्कुल सिमिलर है, ये एक जैसा है. इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक होते हैं नेचर में. यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है CaOH2, which is a calcium hydroxide, a lime water. When reacts with carbon dioxide, it will give you calcium carbonate and water. Common properties of acids and base. तो सबसे पहले आता है इसमें acid और a base in a water solution. तो water solution में हम देखेंगे acid क्या generate करता है और base क्या form करता है. Hydrogen ions and HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. तो जो हाइड्रोजन आयंस, जो HCl में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब वाटर प्रेजेंट होता है. तो जब, अगर मैं बात करूं, जब HCl रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोजन आयंस. अब जो हाइड्रोजन आयन है वो HCl से उसका जो सेपरेशन है वो मुमकिन नहीं है बिना पानी के, तो वाटर का होना बहुत जरूरी है जिससे आपको H plus ions मिल सके. Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus. Aqueous मतलब water solution. और हाइड्रोनियम आयन जिसका है केमिकल फॉर्मूला H3O+. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब HCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोराइड आयन. हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन्हें, बट ये एग्जिस्ट करते हैं वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद. तो मतलब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में. तो हाइड्रोजन आयंस ऑलवेज आप उन्हें शो कर सकते हो H प्लस, मतलब H प्लस एक्वस, मतलब वाटर में जब मैं शो करूंगी हाइड्रोजन आयंस को तो H प्लस एक्वस दिखाऊंगी, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोनियम आयन. बिकॉज हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें वाटर के साथ कंबाइन करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए. We have seen that acids give H3O+, hydronium ion or H plus aqueous ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो हमने देखा कि जब एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा या H प्लस आयन फॉर्म होगा. अब हम देखेंगे बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलता है. बेसेस जनरली प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जिसका फॉर्मूला है OH-. तो वाटर में जब आप बेसिस को डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल आयंस. बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइज या अल्कलीज. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बेस लिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस में टूट रहा है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सिल आयन में. ऑल एसिड्स जनरेट H plus aqueous and all bases generate OH- aqueous. We can view the neutralization reaction as follows. तो सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो H plus आयन जनरेट करते हैं, जबकि सारे के सारे बेसेस क्या फॉर्म करते हैं, OH या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस. तो हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे देख सकते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मैंने आपको बताया था एसिड जो है वो H plus आयन जनरेट कर रहा है और जो बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट कर रहा है. तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिखा रखा है HX कोई एसिड है प्लस MOH कोई बेस है. तो ये आपस में एसिड बेस जब रिएक्ट हुए तो उन्होंने फॉर्म किया सॉल्ट MX और यहाँ पे बना वाटर HOH. इसका मतलब यही है H2O. जब हाइड्रोजन आयन जब हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, H2O वाटर. The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. तो जब आप एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इवॉल्व होगी. केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर. तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको जब आप
मिक्स करोगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ, तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको ये काम करना पड़ेगा. द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग. तो आप क्या करोगे, एसिड को धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे आप वाटर में ऐड करोगे और साथ में आप उसको मिक्स भी करते रहोगे. अगर वाटर को आपने ऐड कर दिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी और उससे क्या हो सकता है, जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट, मतलब बेसिकली मिक्सचर को स्प्लैश आउट कर सकता है और इससे बर्न्स हो सकते हैं. तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप एसिड को धीरे धीरे वाटर में डिसॉल्व करें और साथ साथ उसे स्टर कर, उसे चलाते रहें. The glass container may also break due to excessive local heating. तो जो ग्लास कंटेनर है वो भी टूट सकता है ज्यादा हीट होने की वजह से. There is a warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेटेड की, तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और सॉल्वेंट जो है वो बहुत कम होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड. और वहीं पे अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूं तो डाइल्यूशन में क्या होता है, आपका जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्यूट बहुत कम होता है. तो एक वार्निंग साइन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कैन पे. तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब जो सॉल्यूट बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन होता है इसके कैन पे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स की जो बॉटल है उन पे एक वार्निंग साइन होता है. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions, hydronium और hydroxyl per unit volume. तो जब आप एसिड या बेस को मिक्स करोगे वाटर के साथ तो उससे क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस का वो डिक्रीज होता है. तो अगर आप एसिड मिक्स कर रहे हो वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर आप बेस ऐड कर रहे हो वाटर में तो आप इस तरह से आप देख सकते हो हाइड्रोक्सिल आयन का डिक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, और ये जो एसिड और जो बेस है फिर हम उसे डाइल्यूटेड कहेंगे. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक pH, a universal indicator which is a mixture of several indicators. तो ये pH जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और जो कि किससे बेसिकली इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है ये. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग कलर्स शो करता है, अलग अलग हाइड्रोजन आयंस की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे ये अलग अलग कलर्स शो करता है. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. तो सिंपल अगर हम बोले तो ये एक स्केल है जिससे आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हो. सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसे आप मेजर कर सकते हो, और इसी स्केल को हम कहते हैं pH स्केल. जो P है pH में वो स्टैंड करता है पोटेंस जर्मन में, जिसका मतलब है पावर. तो pH स्केल पे अगर मैं बात करूं तो हम pH को मेजर कर सकते हैं 0 से 14 तक, और 0 का मतलब है बहुत ही ज्यादा एसिडिक, और जबकि 14 का मतलब है वेरी अल्कलाइन. तो रेंज जो होती है वो 0 to 14 होती है. एक pH स्केल की रेंज अगर मैं बात करूं तो 0 to 14 है, और 0 जो है वो बहुत एसिडिक है और जो 14 है वो बहुत अल्कलाइन है या बहुत बेसिक है. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. तो आप सिंपली आप pH को समझ सकते हो कि एक तरह से एक नंबर है जो कि बताता है कि एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर है किसी सब्सटेंस का. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. इसका मतलब ये है अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो pH वैल्यू कम हो जाएगी, और pH वैल्यू कम होने का मतलब है वो जो सॉल्यूशन है या फिर वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है. न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH जो होता है वो 7 होता है. तो जैसे मैंने आपको बताया ना, रेंज होती है 0 to 14. तो अगर मैं कहूँ हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब pH कम होता जा रहा है, और pH कम होने का मतलब है ज्यादा एसिडिक नेचर. जबकि जो बीच में 7 है उसका मतलब होता है कि न्यूट्रल है सॉल्यूशन, और जब ये 7 से आगे की बात करें तो वो होता है बेसिक या अल्कलाइन. वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया 7 से कम जो वैल्यूज होंगी, ओके 0 to 6 अगर मैं बोलूं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH- ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali.
तो जब pH वैल्यू इंक्रीज होगी 7 to 14 में, तो ये दिखाएगा कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है सॉल्यूशन में। इसका मतलब है जो एल्कलाई का स्ट्रेंथ है, बेस का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। Generally, paper impregnated with the universal indicators used for measuring pH. The strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ions produced. तो acid और bases की strength depend करती है कि H plus ions का कितना नंबर है, hydroxyl ions का नंबर कितना है इस पे। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids and acids that give less H plus ions are said to be weak acids. So, अगर हम hydrochloric acid और acid, for example, हमने hydrochloric acid ले लिया और acetic acid ले लिया, इनकी concentration same रखी. For example, 1 molar concentration हमने hydrochloric acid लिया and 1 molar concentration हमने acetic acid लिया. तो ये जो है ये डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो एसिड्स जो ज्यादा H प्लस आयंस देगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जबकि वो एसिड्स जो कम H प्लस आयंस देंगे उन्हें हम कहेंगे वीक एसिड्स। ऐसे ही आप बेस का सोच सकते हो, तो जो बेस ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहा है तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहा है उसे हम कहेंगे वीक बेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस, एक्वस मतलब वाटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 7, 14 ऐसे नंबरिंग कर रखी है, 7 पे न्यूट्रल दिखाया है सॉल्यूशन, और 0 to 7 के बीच में, मतलब मैं बात करूं तो एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हो। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयंस का, दैट मींस पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी, वो ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। अब राइट साइड आप देख सकते हो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है 7 to 14 के बीच में, और यहाँ पे जो है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम बताते हैं एक सिंपल के सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक या एल्कलाइन है। pH of some common substances shown on a pH paper, तो एक pH पेपर पे इन्होंने कॉमन सब्सटेंसेस का pH शो कर रखा है, जैसे कि 0 to 14 आप देख सकते हो। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का pH होता है अराउंड 1.2, ओके। देन सेकेंड लेमन जूस का दिखा रखा है 2.2, ओके। तो गैस्ट्रिक जूसेस की अगर मैं बात करूं तो उसका pH 1.2 है, लेमन जूस का 2.2 है, तो ये एसिडिक है बेसिकली, 7 से कम की रेंज में आ रहे हैं, ऑब्वियसली 7 से कम है ये। प्योर ब्लड, वो प्योर वाटर या ब्लड का pH है 7.4, तो इसका मतलब है न्यूट्रल, तो यहाँ पे साफ पता चल गया न्यूट्रल होगा। देन आगे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख सकते हो, इसका pH है 10, तो 10 इसका मतलब ये बेसिक है, अल्कलाइन है नेचर में। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसका क्या होता है pH अबाउट 14, तो ये भी क्या है बेसिकली एल्कलाइन इन नेचर। अब हम बात करते हैं pH का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। Our body works within the pH range of 7 to 7.8, तो हमारी जो बॉडी है उसका भी एक काम करने का pH का रेंज है वो है 7 to 7.8, तो 7 to 7.8 के pH रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। Living organisms can survive only in a narrow range of pH change, तो बहुत ही कम अगर pH चेंज का pH अगर बहुत ही कम रेंज में चेंज हो रहा है, तो बेसिकली अगर मैं pH की बात करूं कम रेंज में चेंज हो रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ब्रॉड रेंज है pH चेंज का तो उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं एसिड रेन, और जब ये एसिड रेन जो है रिवर्स में फ्लो करती है तो ये क्या करती है, रिवर वाटर के pH को भी कम कर देती है। तो एसिड रेन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, एसिड रेन जो मार्बल स्टैच्यूज है इन सबको भी क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो रिवर्स में फ्लो होने की वजह से इसने रिवर वाटर का pH कम कर दिया। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनका सर्वाइवल जो होता है ऐसी रिवर्स में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH देखेंगे तो हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में बिना स्टमक को हार्म पहुंचाए। During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation.
इनडाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और जिससे पेन और इरिटेशन होता है। तो इस पेन से बचने के लिए लोग जो है बेसिस को यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स। तो एंटासिड्स को यूज करते हैं जो एक तरह से बेसिस है। ये जो एंटासिड्स हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड को। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है। तो ये जो स्टमक की इरिटेशन है या पेन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो टूथ डिके कब स्टार्ट करता है, जब pH जो है माउथ का वो 5.5 से कम हो जाता है। टूथ का जो एनामल वाला पार्ट है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। तो इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन वो उसमें कोरोजन हो जाता है, वो कोरोडेड हो जाता है जब माउथ का pH 5.5 से नीचे जाता है। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Using toothpastes which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो इससे बचने के लिए माउथ को क्लीन करना चाहिए आफ्टर ईटिंग फूड। इसके लिए आप टूथपेस्ट यूज करते हो जो कि बेसिकली जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब बेसिक होते हैं ये। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो जो आप क्लीन करोगे टीथ को तो उससे क्या होता है, जो एक्सेस एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इससे टूथ डिके से आप अपने आप को बचा सकते हो। जैसे ही कोई बी काटता है या डंक मारता है तो उससे क्या होता है, वो एक एसिड छोड़ता है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा को आप उस स्टंग जहां पे डंक मारा है उस एरिया पे अगर आप बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे तो आपको जल्द ही आराम मिलता है। Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning pain. तो एक तरह से एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टिंगिंग हेयर। नेटल लीव्स के जो स्टिंगिंग हेयर है वो इंजेक्ट करते हैं मीथेनोइक एसिड को जिससे बर्निंग पेन सेंसेशन बेसिकली होता है, एक बर्निंग पेन की तरह। अब हम देख लेते हैं नेचुरल सोर्सेज और उनमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं उनको। तो फर्स्ट है विनेगर। विनेगर में जो एसिड होता है वो है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। टैमराइंड में होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। सार मिल्क जिसे हम कर्ड कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग उसमें होता है मीथेनोइक एसिड। और लास्ट में है नेटल स्टिंग, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट से। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, प्लस वाटर फॉर्म होता है। Now come to pH of salts. Salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7. Strong acid मतलब जो ज्यादा H प्लस आइन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो ज्यादा OH माइनस आइन दे रहा है, जो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आइंस दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनकी pH वैल्यू होती है 7। जैसे मैंने आपको pH जब बताया था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था 0 to 14 की रेंज होती है और जो 7 है, जो बीच में 7 है, वहां पे वो pH होता है न्यूट्रल। बेसिकली जो 7 pH है वो न्यूट्रल दिखाता है, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक नेचर बताता है सॉल्यूशन का, और जो 7 से ज्यादा है वो एल्कलाइन या बेसिक नेचर बताता है सॉल्यूशन का। On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इसका मतलब इनका जो pH है वो 7 से कम होता है, इसलिए ये एसिडिक होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के जो सॉल्ट है वो बेसिक होते हैं या एल्कलाइन होते हैं नेचर में, क्योंकि उनका pH जो है, उनके pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। The salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. तो जो salt
सिंपल अगर मैं बोलूं, अगर सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब जब HCl जो है वो कंबाइन करेगा NaOH से तो क्या बनता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। दिस इज द सॉल्ट दैट वी यूज इन फूड, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है इसी को हम खाने में यूज करते हैं और यही क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल मतलब आपको पता है इसका pH क्या होगा, 7 होगा। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट। अब जो सी वाटर है उसमें तो बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं उसमें डिसॉल्व्ड। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। तो इन्हीं सॉल्ट से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अब ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ये दिखने में एकदम ब्राउन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है। इसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। बैग्स ऑफ रॉक सॉल्ट जो है वो कैसे बनते हैं, जब बाइगॉन एजेस के सीज जो हैं वो ड्राइड अप होते हैं तब जाके बैग्स ऑफ रॉक सॉल्ट बनते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। कोल की तरह रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल है या फिर मैं कह सकती हूँ एक सोर्स है बहुत सारे केमिकल्स का। The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. ये जो common salt है वो एक तरह से बहुत सारे materials का एक तरह से raw material है। जो हम daily use में जो materials use करते हैं उनका एक तरह से raw material है। जैसे sodium hydroxide का raw material है, baking soda, washing soda, bleaching powder और बहुत सारे ऐसे। Let us see how one substance is used for making all these different substances. अब हम ये देखेंगे ये जो एक substance है common salt जो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो किस तरह से अलग अलग substances को फॉर्म कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में, मतलब NaCl का जो ये एक्वस सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, मतलब वाटर, उसमें वाटर है सोल्यूशन में, तो इसे हम कहते हैं ब्राइन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है और ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि है NaOH। The process is called the chlor-alkali process because of the products formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे क्लोर से क्लोरीन आ रहा है और एल्कलाई से आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे रिएक्शन है 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2. Chlorine gas is given off at the anode and hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful. तो जो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस है उसमें क्लोरीन गैस जो वो एनोड से निकलती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड से निकलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास फॉर्म होता है, बनता है। तो बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखा रखा है फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, और यहाँ पे ब्लीच में दिखा रखा है आपको फॉर हाउस होल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक, ये सब। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। क्लोरीन कैसे फॉर्म हो रहा था, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन कहते हैं, जब उसे हम तोड़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पास करके तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा था। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये जो क्लोरीन गैस है इसको यूज किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जा सके। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम CaOH2, जो कि इसका केमिकल फॉर्मूला है। Bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex.
तो ये जो क्लोरीन गैस है, मैंने आपको बताया, ये इसे यूज किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर को हम मैन्युफैक्चर कर सके, बना सके। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो जब क्लोरीन का जो एक्शन, मतलब जब क्लोरीन को ड्राई स्लेट लाइम CaOH2 से पास कराया जाता है, तब जाके ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 है, लेकिन इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन CaOH2 जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैं कह सकती हूँ एक तरह ड्राई स्लाइड लाइम है, जब ये Cl2 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर की अब कहाँ पे यूज करते हैं हम, ये देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन और लिनन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन है उसको ब्लीच करने में हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर। वुड पल्प, पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प है उसकी ब्लीचिंग में यूज किया जाता है वो, और जो लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ्स हैं उनकी ब्लीचिंग की जाती है इस ब्लीचिंग पाउडर को यूज करके। एक तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ये ड्रिंकिंग वाटर को भी डिसइंफेक्ट करता है और इसका मतलब है कि जो जर्म्स हैं उनसे फ्री करता है ये ड्रिंकिंग वाटर को। तो ये थी ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग फूड आइटम्स एज बेकिंग सोडा। तो किचन में खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सोडा, उसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। केक, पेस्ट्रीज, इन सबको बनाने में समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी जल्दी बनाना है, जल्दी पकाना है, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सो यहाँ पे जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. तो मैंने आपको बताया था ये एक तरह से सोडियम क्लोराइड को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल है इसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3, जो कि क्या है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देख लेते हैं इसके यूजेस के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो कि एक तरह का मिक्सचर है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक माइल्ड एडिबल एसिड जिसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। तो ये बेसिकली इसका मिक्सचर है बेकिंग पाउडर। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. जब बेकिंग पाउडर को आप हीट करोगे और फिर मिक्स करोगे वाटर में, तो एक रिएक्शन होता है NaHCO3 प्लस H+, अब वो कोई भी आप एसिड से ले सकते हो। Then it will give you CO2, water and sodium salt of acid. Carbon dioxide produced during this reaction causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन के दौरान, इससे क्या होता है, जो ब्रेड है या फिर केक है वो फूल जाती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं और स्पॉन्जी हो जाती हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरह से एंटासिड्स की तरह यूज किया जाता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था एसिडिटी अगर है तो उसमें उससे रिलीफ पाने के लिए इसे यूज किया जाता है। Okay, being alkaline, it neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. तो इसका नेचर अल्कलाइन है, बेसिक है, तो ये जो एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या प्रोवाइड करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। ये एक दूसरा केमिकल है जो कि हम सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन करते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट और 10 molecules of water. Sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. तो सोडियम कार्बोनेट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हम अगर बेकिंग सोडा को हीट कर दें और सोडियम कार्बोनेट को फिर से रिक्रिस्टलाइज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। ये एक बेसिक सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखाया हुआ है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट H2O।
अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं? फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका खासा यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। ये सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर जैसे कि बोरैक्स, इनमें भी काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। एक तरह से क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो वाटर की हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 के जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई दिखते हैं, लेकिन उनमें वाटर होता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनमें प्रेजेंट होता है। जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो ये जो वाटर है ये रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट है वो वाइट हो जाता है। If you moisten the crystals again with water, we will find that blue color of the crystal reappears. अगर आप फिर से crystals को moist करोगे, उसमें water ऐड करोगे उन crystals में, तो क्या होता है, जो blue color होता है crystal का वो दोबारा देखने को मिल जाता है। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. Water of crystallization का मतलब है, या फिर उसे कहते हैं जिसमें fixed number of water molecules present होते हैं one formula unit of salt में। तो एक formula unit of salt में fixed number of water molecules present होते हैं, उसी को हम कहते हैं water of crystallization. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. तो एक फॉर्मूला, जो वन फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट में, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 5H2O। तो अगर मैं हाइड्रेटेड मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है, तो अगर मैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बोलूं तो वो फॉर्मूला है CuSO4 5 molecules of water. One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. एक और salt है जो कि water of crystallization possess करता है, जिसे हम कहते हैं gypsum. It has 2 water molecules as water of crystallization. इसमें 2 water molecules होते हैं water of crystallization के तौर पे, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2 molecules of water, मतलब calcium sulfate and 2 molecules of water. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है POP. On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate CaSO4 half H2O. तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे? 373 केल्विन के टेम्परेचर पे जब आप जिप्सम को हीट करोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाता है CaSO4 half H2O. This is called plaster of Paris. इसी को हम plaster of Paris कहते हैं. The substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position. तो किसी के अगर fracture है bones में तो उसको ठीक position में रखने के लिए doctors इसको use करते हैं. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरह का व्हाइट पाउडर है और तो अगर आप उसमें वाटर फिर से मिक्स कर दोगे तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में, क्योंकि जिप्सम को हीट करने पे हम क्या बना रहे थे? हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो फॉर्म हो रहा था. तो अब आप उसमें फिर से वाटर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर है और अगर आप इसे वाटर के साथ मिक्स कर दोगे तो फिर ये जो जिप्सम है ये फिर से एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मतलब किस तरह से रिएक्शन दिखाया हुआ है. प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O और फिर इसमें अगर वाटर ऐड हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? मतलब इसमें 3/2 H2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं तो ये फॉर्म करेगा जिप्सम, जो कि है CaSO4 and 2 molecules of water. यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो फर्स्ट है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स यूज करते हैं जिससे वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट कर सके. सेकंड इसका यूज है ये डेकोरेटिव मटेरियल्स में यूज किया जाता है.
फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, और तीसरा इसका ये है कि स्टैच्यूज को फॉर्म करने में यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.